Good afternoon, everyone. Today we are going to discuss our next topic in computer organization and architecture, that is addressing modes. So आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि एड्रेसिंग मोड्स होता क्या है और हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल हैं। तो एड्रेसिंग मोड्स में गो थ्रू होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो ऑपरेंड्स बेसिकली वो कंटेंट है जिस पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को 2 नंबर का सम करना है 2+2। तो 2 और 2 जो हम 2 नंबर्स पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं या फिर A+B, A या B जिन पे हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें A और B जो है दैट आर कॉल्ड ऑपरेंड्स जिन पे ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। और जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको कहते हैं ऑपरेटर। सो आई थिंक दैट्स क्लियर कि ऑपरेंड वो चीज़ें हैं जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड ऑपरेटर वो ऑपरेशन है जो हम ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेंड्स वगैरह जो हम जिन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोसेसर को चाहिए होते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एक्यूरेटली और विद इन अ टाइम। तो ऑपरेंड जो हैं प्रोसेसर तक किस तरीके से पहुँचेंगे, उस ऑपरेंड को प्रोसेसर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या मैकेनिज़्म अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो उस तरीके को हम बेसिकली कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। सो एड्रेसिंग मोड्स रेफर्स टू द मैकेनिज़्म एम्प्लॉयड फॉर सेटिस्फाइंग ऑपरेंड। हम ऑपरेंड्स को किस तरीके से पहुंचाएंगे प्रोसेसर तक, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, पर किस तरीके से क्या मैकेनिज़्म हम अडॉप्ट करने वाले हैं, तो उस तरीके को हम कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। अब जो ऑपरेंड्स हैं बेसिकली हमने उनको स्पेसिफिकेशन उनकी 3 तरीके से क्लासिफाई करी है। जो ऑपरेंड्स हैं या तो वो पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होंगे या फिर रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन में अवेलेबल होंगे या फिर एड्रेस ऑफ द सीपीयू रजिस्टर में अवेलेबल होंगे। हमें 3 तरीके से ऑपरेंड्स मिल सकते हैं जो हम फर्दर प्रोसेसर को सेंड करेंगे, पर तीनों तरीकों को 1 बाय 1 करते हैं। पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन वो पार्ट है, ये वो तरीका है ऑपरेंड लेने का जिसमें जो ऑपरेंड्स होते हैं वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में ही अवेलेबल होते हैं। दैट पार्ट विच इज़ डायरेक्टली inbuilt in the instruction, that part is called part of the instruction in case of operand specification। जब हमारी इंस्ट्रक्शन के बीच में ही ऑपरेंड अवेलेबल होगा तो उस पार्ट को हम कहेंगे पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। इसको हम डायरेक्टली असेस करना भी कहते हैं क्योंकि जो हमें कहीं भी मेमोरी को रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, हमारे ऑपरेंड हमारे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन। रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, हमें जो ऑपरेंड हैं वो डायरेक्टली नहीं मिलते, हमें एक इंटरमीडिएट वेरिएबल होता है जो उस ऑपरेंड तक पहुंचाता है। एंड एड्रेस ऑफ द सीपीयू रजिस्टर में क्या होता है, हमारे पास सीपीयू के रजिस्टर का एड्रेस होता है जो फर्दर हमें उस ऑपरेंड तक पहुंचाएगा। अब रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन का हम एग्जांपल एक लाइव ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को किसी के घर तक जाना है तो मेरे पास उस घर का एड्रेस है, मैं उस मोहल्ले में या सोसाइटी में गई और मेरे को एक पर्सन मिला और मैंने उस पर्सन से पूछा कि मेरे को इस एड्रेस पे जाना है, तो कैन यू गाइड मी कि मेरे को किस तरीके से या कहाँ पर ये घर मिलेगा। तो वो पर्सन अगर मेरे को किसी और पर्सन को रेफ़र करता है, फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने सामने एक पर्सन को बोला कि मैम आप उस पर्सन को एक बार पूछ लीजिए, उसको पता है कि वो घर कहाँ पर है, तो दैट मीन्स उस पर्सन ने हमें अलग पर्सन को रेफ़र करा जिसको पता था कि वो घर कहाँ पर है। तो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन। हमने एक इंटरमीडिएटर डाला जिसने हमें गाइड करा कि उस पर्सन के पूछ के आप आगे जा सकते हैं कि घर कहाँ पर है। एंड एड्रेस ऑफ द सीपीयू रजिस्टर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने उस पर्सन को पूछा और उस पर्सन ने मेरे को डायरेक्टली बता दिया कि वो सामने वाला घर जो है दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन दैट यू आर सर्चिंग। तो ये 2 डिफरेंसेस थे, रेफरेंस टू द मेमोरी लोकेशन एंड एड्रेस ऑफ द सीपीयू रजिस्टर। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स अवेलेबल हैं दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग एंड डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। आज की वीडियो में हम फर्स्ट 3 एड्रेसिंग मोड्स कवर करेंगे, रेस्ट 4 वी आर गोइंग टू कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो फर्स्ट वन इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग। तो इमीडिएट एड्रेसिंग
में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एड्रेसिंग मोड्स कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। तो एड्रेसिंग मोड हमने अभी डिस्कस करा कि एक तरीका है ऑपरेंड को प्रोसेसर तक पहुंचाने का, पर हमारे पास इतने सारे एड्रेसिंग मोड्स हैं, हम किस एड्रेसिंग मोड को चूज़ करेंगे और वही वाला एड्रेसिंग मोड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उसके पीछे हमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि विच एड्रेसिंग मोड हैज़ टू बी चूजन फॉर दिस ऑपरेंड और दिस ऑपरेशन, उनके लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एफिशिएंसी, सेकेंड वन इज़ इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज़ प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी। एफिशिएंसी एक फैक्टर है जो हमें बताता है कि हमारी रियल टाइम कंप्यूटेशन कितनी हाई होगी। एक्चुअल में जो हम बना रहे हैं, जो हमने सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया है, उसका रियल टाइम में कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, कितनी ज़्यादा कंप्यूटेशन होगी, दैट फैक्टर इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। सेकेंड है इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या आता है कि हमारे जो सिस्टम की कॉस्ट है दैट शुड बी इकोनॉमिक टू एवरीवन। जो भी उसको बाय करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए, दैट शुड बी रीजनेबल। तो उस फैक्टर के लिए हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि जो प्रोसेसर की क्लॉक साइकिल है दैट शुड बी मिनिमम। हमारे प्रोसेसर के जितने ज़्यादा क्लॉक साइकिल होंगे उतनी ज़्यादा हमारे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती है। तो थर्ड वन जो फैक्टर है दैट इज़ प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेगी कि जो भी प्रोग्राम हम बिल्ड कर रहे हैं अपने सिस्टम के लिए, वो इतना भी ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा कोड के साथ नहीं फुल होना चाहिए कि वो समझ में ना आए या फिर उसको एडिट करने में प्रॉब्लम हो या फिर अपलोड करने में प्रॉब्लम हो। तो प्रोग्रामिंग फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो कोड इतना टफ नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, दैट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट है एफिशिएंसी जो है फैक्टर, उसको हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट करा है, 2 टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एफिशिएंसी जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड वन इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली बताती है कि कितने वर्स्ट केस सिनेरियो या फिर कितने वर्स्ट केस क्लॉक साइकिल लगेंगे और कितने बेस्ट केस क्लॉक साइकिल लगेंगे हमारे उस सिस्टम को रन करने के लिए। दैट मीन्स कम से कम कितना टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, दैट विल डिसाइड बाय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वैसे ही हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एग्जांपल, क्या मेरे को कोड फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही मिल गया, क्या मेरे को ऑपरेंड फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मिल गए मेमोरी में, या फिर क्या मेरे को जो ऑपरेंड्स हैं वो 3-4 सर्चेस के बाद मिले, मेरे को उसके लिए बबल सॉर्ट लगाना पड़ा, क्विक सॉर्ट लगाना पड़ा। ये जो सिनेरियो है दैट विल डिसाइडेड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट केस भी चेक करेंगे उसका, वर्स्ट केस भी चेक करेंगे। जैसे जो रजिस्टर एड्रेसिंग है, जो हमने टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग में रजिस्टर एड्रेसिंग पढ़नी है, वो बोथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एफिशिएंट एड्रेसिंग है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है, बेसिकली इसको इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें हमें कोई भी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेंड जो है हमारे एक्सप्लिसिटली मेंशन किए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है मूव R1 और (300). अब इसका एग्जांपल से चेक करते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग को इमीडिएट एड्रेसिंग इसलिए बोला गया है क्योंकि जो हमारे ऑपरेंड हैं वो हमारी इंस्ट्रक्शन में अवेलेबल होते हैं, उसी जगह पर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वाई दिस एड्रेसिंग इज़ कॉल्ड इमीडिएट। फॉर एग्जांपल, हम C++ में कभी भी जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, हम सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं x = 2। फॉर टेक एन एग्जांपल, लेट्स हैव एन एग्जांपल x = 2। तो x = 2 जो हम लगा रहे हैं, हमने x वेरिएबल भी डिफाइन करा और साथ में उसकी वैल्यू भी डाल दी। तो दैट मीन्स x = 2 के साथ ही उसकी वैल्यू आ गई, तो वो एक इनिशियलाइजिंग वेरिएबल की तरह ही हुआ। x को 2 इनिशियलाइज कर रहे हैं और हमारी जो x की वैल्यू है 2 उसके साथ ही पड़ी है। तो इसलिए इमीडिएट एड्रेसिंग को भी इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल देते हैं मूव R1 300। इसमें क्या बताया है कि जो भी हम मूव कमांड जो है वो हम क्या करेंगे, 300 जो वैल्यू है उसको R1 में डालेंगे। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है वी हैव टू मूव 300 टू रजिस्टर R1। तो हमने क्या किया, कोई भी मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि R1 को हमने सेव नहीं किया, हम डायरेक्टली 300 को R1 में डाल रहे हैं। तो नो एडिशनल मेमोरीज रिक्वायर्ड, और जो ऑपरेंड है वो हमें एक्सप्लिसिटली मेंशन किए हुए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमीडिएट एड्रेसिंग। सबसे इजी
जो सबसे इजी एड्रेसिंग जो है, सभी एड्रेसिंग में से सबसे इजी एड्रेसिंग जो है दैट इज़ इमीडिएट एड्रेसिंग। इसमें हमें किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेंड जो है दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। नेक्स्ट जो इस डायग्राम जो एक्सप्लेन कर रहा है इमीडिएट एड्रेसिंग को, यू कैन सी दैट जो इंस्ट्रक्शन के पार्ट में हमारे पास ऑपरेंड अवेलेबल है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है बेसिकली हमें एड्रेस देती है मेमोरी लोकेशन का जहाँ पर हमारे ऑपरेंड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमने लिखा है कि एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज गिवन एक्सप्लिसिटली, कंटेंट इन द मेमोरी लोकेशन इज प्रोवाइडेड। हमें मेमोरी लोकेशन का कंटेंट प्रोवाइड होगा। डायरेक्ट एड्रेसिंग का हमने एग्जांपल लिया जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मूव R1X। अब इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? मूव R1X, जो भी हमारा X है वो हमारी मेमोरी लोकेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि X जो है वो पॉइंट कर रहा है मेमोरी लोकेशन 1000 को। तो जो मेमोरी लोकेशन 1000 है वो फर्दर कहीं 5 वैल्यू स्टोर है उस मेमोरी लोकेशन 1000 पे। तो x जो है वो 1000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और जो 1000 मेमोरी लोकेशन है उस पर 5 पड़ा हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जैसे ही x जो 1000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें हमने 5 रखा हुआ है, तो 5 को किस में स्टोर कर देगी? रजिस्टर R1 में। जो R1 है दैट इज़ आर CPU रजिस्टर। तो इस डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि हमारे पास एक एड्रेस पड़ा हुआ है डायरेक्टली जो पॉइंट कर रहा है ऑपरेंड को या फिर उस कंटेंट को जिस पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हमारे पास R1 जो है वो रजिस्टर है और जो X है वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहाँ पर हमारा ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो जिस भी मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा वो ऑपरेंड को फेच करके हमारे रजिस्टर R1 में मूव कर देगा। सो here यू कैन सी द डायरेक्ट एड्रेसिंग डायग्राम। हमारे पास एड्रेस है ए, एड्रेस ए जो है दैट विल पॉइंट टू द ऑपरेंड। अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक्स जो है वो एक मेमोरी लोकेशन है, वैसे एड्रेस ए है। एड्रेस ए जो है एक मेमोरी लोकेशन पे जाएगा जहाँ पर ऑपरेंड पड़े हुए हैं और वो ऑपरेंड कहाँ स्टोर हो जाएंगे? हमने मूव कमांड लगाई थी R1, तो वो R1 में आके स्टोर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो एड्रेसिंग मोड है दैट इज़ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बेसिकली एक ऐसा एड्रेसिंग मोड है जिसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होता। मिडल मैन नहीं होने का मतलब हमारे पास डायरेक्टली वो मेमोरी लोकेशन होगी जहाँ से जाके हमने कंटेंट को लेके आना है। जैसे हमने लिखा हुआ है मूव R1 1001, मतलब 1001 पे जो भी डाटा पड़ा हुआ वो हमने किस में मूव करना है? रजिस्टर R1 में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नो मिडल मैन एड्रेसिंग मोड। इसमें कोई भी बीच में हमने ना वेरिएबल यूज़ किया है, कुछ भी नहीं बीच में यूज़ किया जो हमें वहाँ ऑपरेंड तक पहुँचाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्रेसिंग मोड्स। And here you can see the diagram of register addressing mode. In this register address R1 जो है register जो है that is pointing to the another register where operands are stored. So here it is all about addressing mode. We have covered 3 addressing mode: immediate addressing mode, direct addressing mode and register addressing mode. Rest 4 addressing modes we are going to cover in our next video. So hope you all understand. Thank you so much. And if in case you have any problem, you can contact me, message me. Thank you so much for watching.